नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी पर। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्नावली जो है कितने अंकों की आएगी। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा सेक्शन बी में और एक प्रश्न पूछा जाएगा सेक्शन सी में। जो सेक्शन बी में पूछा जाएगा उसके अंक होंगे 2 और जो सेक्शन सी में पूछा जाएगा उसके अंक होंगे 3। यानी कुल ये प्रश्नावली जो है 5 अंकों की बोर्ड परीक्षा में आएगी। अगर आप ध्यान पूर्वक सारे वीडियोस को देखें, अध्ययन करें, नोटबुक पे उतारें तो आपके जो ये 5 अंक है आसानी से आप ला सकते हो। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो जैसा कि हमारे अध्याय का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिधि। परिधि हम शुरुआत करेंगे 0 से। बेसिक जो है हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या इस बारे में पढ़ा उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर बात करेंगे जो प्रश्नावली है उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि, आपने परिमाप शब्द जो है वो तो अब तक सुना ही होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है मापन, यानी कि चारों ओर की भुजाओं का माप। जैसे हमने वर्ग में, आयत में, त्रिभुज में परिमाप शब्द पढ़ रखा है, सुन रखा है, परिमाप के बारे में हमें पता है। तो परिमाप का अर्थ यही है कि चारों भुजाओं का माप, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री। मान लीजिए ये भुजा हमारे पास 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है मीटर। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? चारों भुजाओं का माप। इसी प्रकार मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, इसमें 3 है, 3 मीटर है, ये 4 है और ये 5 है, तो इनका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? इन सबका योग 3 + 4 यानी 7, 7 और 5 12। इसी तरह ये आयत है, मान लीजिए ये भुजा इसकी जो है वो 6 मीटर है और दूसरी वाली हमारी 2 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप का मतलब हम सबको पता है कि चारों भुजाओं का योग 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8। और यहाँ पर भी सामने वाली भुजाएं बराबर होती है आयत में, तो ये भी 6 और ये भी 2, यानी कि 8 और 8 हो गए 16। तो यहाँ पर जो परिमाप, जो दूसरी आकृतियां होती है समतल पर, त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, तो उन आकृतियों में चारों भुजाओं का जो माप करते हैं, उनका योग जो करते हैं उसको हम परिमाप कहते हैं। और वही अगर वृत्ताकार आकृति होती है तो वृत्ताकार आकृति में परिमाप की जगह परिधि शब्द का चलन है। यानी परिधि का मतलब यही है कोई आकृति वृत्ताकार और उसकी सभी भुजाओं का, यानी कि उसका एक पूरा चक्कर, उस बाउंड्री, उसको हम कहेंगे परिधि। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल से क्या मतलब है? आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो बेसिक नॉलेज है मैं आपको इस वीडियो में बेसिक नॉलेज जो है अध्याय की वो दे रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये जो स्थान घेरी आकृति, ये क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है। किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी समतल पर कोई भी आकृति है उसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो कहलाता है हमारा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इस प्रकार की आकृति है, आयताकार आकृति है, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए ये जो बोर्ड है हमारा, तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? इस बोर्ड के द्वारा जो घेरा गया स्थान जो है ये सारा, वो क्या है? वो इसका क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले आपको परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो होते क्या है। अब हम बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त क्या होता है? तो वृत्त की परिभाषा यही है कि एक समतल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो हमारा वृत्त कहलाता है। तो समतल पर जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम कहते हैं, ओ से हम इसको डिनोट करते हैं, ओ से बताते हैं, दर्शाते हैं।
इसको कहते हैं हम वृत्त का केंद्र। तो ये हमारा जो O है वो वृत्त का केंद्र है। और ये जो निश्चित दूरी है उसको हम क्या कहलाती है? ये यहाँ से देखिए चारों तरफ से ये जो दूरी है, चारों ओर से वो दूरी क्या है? समान है। तो चारों तरफ से जो दूरी समान है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर जो ये दूरी है O और मान लीजिए ये बिंदु है हमारा A, तो ये दूरी कहलाती है त्रिज्या OA। तो OA हमारी त्रिज्या है और त्रिज्या को अंग्रेजी के R अल्फाबेट से हम बताते हैं, उसको दर्शाते हैं। R से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और पहला जो अल्फाबेट है वो आता है R। और यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन बच्चों को होती है, अगर यहाँ त्रिज्या की जगह लिखा हुआ आ जाता कई बार प्रश्नों में अर्धव्यास, और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझते हैं कि व्यास के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए OA वो है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर के अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, तो आप उसको क्या कर लेते हैं? उसका क्षेत्रफल निकालना होता है या फिर उस परिधि निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो? उसका आधा कर लेते हो कि अर्धव्यास दे रखा। तो अर्धव्यास किसको कहते हैं? त्रिज्या का दूसरा नाम अर्धव्यास है। त्रिज्या दे रखी है यानी कि वो अर्धव्यास। अब हम बात करते हैं व्यास के बारे में। तो व्यास क्या होते हैं? तो व्यास का मतलब होता है समतल पर केंद्र से होती हुई जो रेखा गुजरे, वृत्त के दोनों सिरों को छूती हुई जो रेखा गुजरी है और केंद्र से होकर गुजरी, ये शर्त है। अगर केंद्र से नहीं गुजर रही है तो वृत्त का व्यास नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो AB है, AB जो है वो हमारा क्या है? वो वृत्त का व्यास है। तो व्यास के लिए ये बात ध्यान रहे कि व्यास हमेशा क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। और व्यास को अंग्रेजी में हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर के लिए जो पहला अल्फाबेट है वो क्या आता है? D आता है, इसलिए हम इसको D से दर्शाते हैं। तो ये हमारा हो गया D। तो किसका दुगना होता है? त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या मान लीजिए हमें OA का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हम AB का मान कितना ज्ञात करेंगे? तो AB क्या हो जाएगी? OA की दुगनी, 2 गुणा 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो हमेशा जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। अगर किसी प्रश्न में हमें व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या के लिए क्या करना होगा? हमें आधा। और अगर त्रिज्या दे रखी है तो व्यास के लिए हम करेंगे दुगना। अब हम देखते हैं कि जो जीवा होती है वो जीवा क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीवा जो होती है, वृत्त के दोनों सिरों को छूती हुई रेखा क्या होती है? जीवा होती है। तो यहाँ पर AB, CD ये सभी क्या है? ये सभी वृत्त की जीवा है। अब ये जो AB है, AB मैं बता रही हूँ, ये वृत्त की हमारी जीवा है। CD, EF, GH कुछ भी नाम दे दो। तो जीवाएं, एक विशेष जो जीवा होती है वो तो होती है व्यास। कौन सी जीवा? जो केंद्र से होकर गुजरती है। और जीवा की परिभाषा, जीवा का अर्थ यही है कि वृत्त के दोनों किनारों को छूती हुई रेखा, दोनों सिरों को जो छुए वो हमारी जीवा कहलाती है। अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त का जो पूरा एक जो चक्कर होता है वो कहलाते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त का पूरा एक चक्कर, तो पूरा जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि। एक चक्कर, मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से शुरुआत हुए हैं और हमें पूरा चक्कर लगाना है, तो पूरा चक्कर जैसे ही उसी स्थान पर हम दोबारा आ जाते हैं, पुनः पहुंच जाते हैं, तो वो एक चक्कर जो है वो क्या कहलाएगा? वो उसकी परिधि। जबकि हमने पढ़ा है कि समतल पर दूसरी आकृतियां हैं, उसमें हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? परिमाप। और वृत्ताकार आकृति में परिधि शब्द काम में लिया जाता है। तो वृत्त की परिधि का मतलब है पूरा एक चक्कर। और यहाँ पर देखिए समतल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर तय होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदुओं का जो समूह है ये क्या है? वृत्त की परिधि है, बिंदुओं का समूह।
तो ये बिंदु सभी के सभी जो बिंदु है किस प्रकार की आकृति है? ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि को कैसे लिखा जाता है? अंग्रेजी में इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस में पहला अल्फाबेट जो होता है वो हमारा सी होता है। तो आपको स्पेलिंग नहीं ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है वृत्त की परिधि को सी से हम दर्शाते हैं। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, पूरा एक चक्कर। तो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है? प्रश्न में अगर ये पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? आइए हम चर्चा करते हैं। तो अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का मतलब क्या है? वृत्त को क्या कर दो? आधा कर दो, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त है, वृत्त का है हमारा आधा भाग, इस प्रकार से। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होना चाहिए हम देखते हैं। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान हम आमतौर पे 22/7 लेते हैं, जो कि क्या है? परिमेय। या फिर पाई का मान 3.1416 होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दशमलव के 2 स्थान तक पाई का मान रखते हैं। अधिकतर तो हम 22/7 ही लेते हैं। अगर प्रश्न में हमें दिया गया है कोष्टक में तो पाई के स्थान पर 3.14 रखिए, तब हम रखेंगे 3.14। तो यहाँ पर जो है पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 जो है वो होता है परिमेय। तो पाई के स्थान पर क्या रखेंगे? पाई के स्थान पर रखेंगे 22/7। और यहाँ पर देखिए हम 2r जो होता है, इसको इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई और 2r। और r2r को क्या लिख सकते हैं? दुगना r का। तो दुगना r का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यास। तो यहाँ पर जो है पाई का जो मान है इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं c/d, यानी पाई का मान एक अचर है। कैसे अचर आएगा? फिक्स कैसे आएगा? कि वृत्त की जो भी परिधि होगी उसमें हमेशा हम भाग लगाएंगे, किसका? व्यास का। तो इस प्रकार से देखिए सूत्र कैसे आता है? पाई का मान पाई बराबर होता है c/d, तो d के स्थान पर हम रखते हैं 2r। तो इस प्रकार से c बराबर होता है हमारा 2πr। अब हम चर्चा कर रहे थे अर्धवृत्त पर। तो यहाँ पे जो 2πr है इसके हम दो भाग मान लीजिए। ये जो आधा भाग है ऊपर वाला, ये πr, और ये वाला भाग भी हमारा हो गया πr। तो πr और πr मिलके जो वृत्ताकार आकृति होगी 2πr। लेकिन यहाँ पर हम एक चक्कर पूरा किस प्रकार से करेंगे? ये मान लीजिए हमारा बिंदु A है और ये हमारा B है और ये हमारा वृत्त का केंद्र है O। तो यहाँ पर जो एक चक्कर A से शुरुआत करना है, A से B तक आए। तो A से B तक हम जो आए हैं तो उसका जो परिधि हो जाएगी A से B, कितने होंगे? A से B हमारे हो गए πr। और हमें क्या करना? पूरा एक चक्कर लगाना है। तो पूरे चक्कर के लिए हमें B से कहां तक चलना है? B से O चले, फिर O से हम चले A, यानी ये दूरी हमारी त्रिज्या R और ये भी हमारी R। तो यानी कितनी हो गई है? R + R हो गया 2R। तो वृत्त की अर्धवृत्त की जो जब भी पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सूत्र है πr + 2r। आप रटिए मत, आप समझिए किस प्रकार ये सूत्र आया है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। और अगर आप ये बेसिक समझ गए तो प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है परिधि संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित है, आप अच्छे से हल कर पाएंगे और पूरे के पूरे अंक 5 अंक आप बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली से संबंधित जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र सबको समझ आया? किस प्रकार से आया? कि πr जो है अर्धवृत्त यानी आधा करना है, 2πr का आधा πr + 2r, यानी ये दूरी हमारी r, ये भी दूरी r। तो r और r कितने r हो गए? r और r हमारे हो गए 2r। तो इस प्रकार से सूत्र है। इसको इस तरह भी लिखा गया है कि इसमें ले लिया r कॉमन और पाई + 2, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम छोटे कक्षाओं में पढ़ते हैं।
फिर भी हम बता देते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें वृत्त की जगह अर्धवृत्त दे दे तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमारा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल को हमेशा क्या कहा जाता है, एरिया। तो एरिया जो है, एरिया में स्पेलिंग जो होती है ए होती है। तो पहला अल्फाबेट हमारा क्या होता है, ए होता है। ज्यादातर हमारे जो भी सूत्र होते हैं वो अंग्रेजी के पहला अल्फाबेट है उसमें प्रयोग लिया जाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, किसी भी आकृति द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो हमारा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ये जो घेरा गया स्थान है वो सब क्या है, वो हमारा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब उसको करना है आधा। तो आधा के लिए हमें चक्कर नहीं लगाना है, हमें सिर्फ उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो करना है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि वृत्त की परिधि में 2r जोड़ा जाता है, जबकि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसका सिर्फ हमें आधा करना है, कुछ भी आगे नहीं जोड़ना है, क्योंकि किसी भी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा गया उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल में हमें परिधि के अंदर हम बाउंड्री पूरा चक्कर लगाते हैं, इस वजह से वो 2r जुड़ेगा, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे वाले पॉइंट की तरफ, जिसमें है 2 सकेंद्र वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 2 सकेंद्र वृत्त क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, सकेंद्री यानी कि समान केंद्रीय। 2 वृत्त है जिनका केंद्र क्या समान है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 वृत्त है और इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो समान है। परिबद्ध क्षेत्र का, परिबद्ध यानी कि इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। या फिर कई जगह क्या लिखा हुआ आता है, छायांकित। तो छायांकित का मतलब है इनके जो बीच का क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। छायांकित भी लिखा था, परिबद्ध भी लिखा था। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। सकेंद्रीय यानी कि दोनों का समान है केंद्र। कभी कभी केंद्र को सी से भी लिखा जाता है क्योंकि सेंटर। और यहाँ जो है हम किस प्रकार से क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो ओ से लेके जो दूरी यहाँ तक है, दूसरे वाले वृत्त की जो परिधि पर हम बिंदु ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम ए। तो ये दूरी को हम मान लेते हैं बड़ा आर यानी कि रेडियस। जबकि ओ से लेके यहाँ तक कि छोटे वाला जो वृत्त है उसकी परिधि पर कोई बिंदु ले रहे हैं और उसको हम मान लेते हैं बी। तो उसको इस प्रकार से बी मान लो, ये छोटा आर है, छोटा आर। तो बड़ा आर जो है यहाँ स्पष्ट लिख देती हूँ, बड़ा आर है वो हमारा है ओ ए, और ओ बी जो है वो हमारा है छोटा आर। तो यहाँ पर जो आर जो है यानी कि आर तो है ओ ए और ओ बी जो है छोटा जो आर है वो हमारा है ओ बी। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक छोटा आर और ये हमारा बड़ा आर। तो बड़े आर को हम मान लीजिए, मानते हैं बड़ा आर जो है वो हमारा है 21 सेंटीमीटर। बड़ा आर जो है वो हमारा 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें दे दिया गया कि जो मार्ग की मोटाई है, जो मार्ग की चौड़ाई है रास्ते की, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो जो छोटा आर वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो छोटा आर यानी कि छोटा आर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, ये हमारा बड़ा आर, और छोटे आर के लिए मार्ग की जो चौड़ाई है वो हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि जो छोटा वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर और मार्ग का क्षेत्रफल, जो मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी
क्या करेंगे, हम साथ जोड़ देंगे, या फिर हमें परिबद्ध यानी जिसके दोनों त्रिज्याएं दे दी है 21 और 14 दे दी है, या फिर एक देंगे तो दूसरी हम जोड़ के अगर हमें छोटे वाला आर निकालना तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से घटाएंगे, और अगर बड़ा वाला ज्ञात करना है तो छोटे वाले में वो साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम छोटा और बड़ा आर निकाल लेंगे। और हमारे पास जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा, हमारे पास सूत्र होगा, हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, हमें इस रास्ते के बीच के मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर यानी कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में ये छोटा वाला जो क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, बड़ा वाला माइनस छोटे वाला, तो बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोर्ड की आकृति कैसे, आयताकार, तो जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल में से छोटे वाले जो आयत यानी कि यहाँ तक चौड़ाई और यहाँ तक ये लंबाई लेके क्या करेंगे, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटाएंगे, तो इस पट्टी की चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसी प्रकार वृत्त में भी ऐसा ही है, पाई आर स्क्वायर हमेशा क्या करना, किताब में R1 और R2 भी ले रखा है, तो ये ज्यादा इजी है कि आप जो बड़ी त्रिज्या है, जो बड़ा वृत्त है उसको बड़ा आर लो, कैपिटल आर, और जो छोटा वृत्त है उसको स्मॉल आर, छोटा आर। तो यहाँ पर देखिए पाई आ जाएगा कॉमन और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ मान रखते हैं, जैसे बड़ा आर का मान लो 21 रखा, ये 21 सेंटीमीटर, और छोटे वाला आर का मान रखा 14 सेंटीमीटर। तो 21 का वर्ग करेंगे, फिर 14 का वर्ग करेंगे, फिर घटाएंगे, और जरूर नहीं है संख्या 21 जैसी हो, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम इस प्रकार करें तो हमारे लिए ज्यादा सरल होगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, ज्यादा सरल होगा। तो ये सूत्र है दो सकेंद्री वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इस बीच वाले पट्टी का क्षेत्रफल, इस मार्ग का क्षेत्रफल। अब हम देखिए जो उसका 8वां पॉइंट मैंने लिया है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड से क्या तात्पर्य है कि त्रिज्यखंड का मतलब होता है एक वृत्त है और वृत्त का थोड़ा सा भाग हमने हटा दिया, और हटा के हमने इसको इस प्रकार से इस प्रकार से हमने बना दिया, और ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का मतलब है वृत्त का जो चाप है और वृत्त की त्रिज्या के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। चाप का अर्थ समझते हो, परिधि का कोई भाग, ये परिधि होती है पूरा बाउंड्री, उसके ये सभी क्या है, छोटे छोटे ऐसे चाप है। तो वृत्त का जो चाप है यानी कि ये सब, और वृत्त के जो त्रिज्याओं के मध्य का भाग, ये दो त्रिज्याएं हैं इस प्रकार से, तो इनके मध्य का भाग क्या कहलाता है, कहलाता है त्रिज्यखंड। जैसे हमारी साइकिल है, गाड़ियां हैं, उसके अंदर हमारे ताड़ी लगी होती है, तो उनका जो मध्य का भाग है वो त्रिज्यखंड है। आप सबने कार देखी होगी, जब बारिश के समय बरसात आती है तो कार जो ड्राइवर होता है वो किस प्रकार से ड्राइव करेगा, वो वाइपर चलाएगा। जो वाइपर जो इस प्रकार से वाइपर का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऐसे इस प्रकार से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होता है तो किस प्रकार की आकृति बनती है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड सबको समझ आ गया ना कि त्रिज्यखंड हम किसको कहते हैं। त्रिज्यखंड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये वाला भाग भी हमारा त्रिज्यखंड ही, ये बड़ा वाला भाग, ये बड़ा वाला भी, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटे वाले को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो हमें दिया जाएगा। तो केंद्र पर जो बन रहा कोण उसको हम क्या मान रहे, थीटा मान रहे। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, कंप्लीट कोण, पूरा कोण, वो कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, वो 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान दिया जाएगा, 60, 120, 90 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होगा। हमें रटना नहीं है,
तो हमारे पास जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड के लिए वृत्त का कोई भाग है, दो त्रिज्या और चाप के मध्य का भाग है, तो यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है, थीटा। तो गुणा थीटा बटा हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारे पास त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। पाई आर स्क्वायर फिक्स है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। तो 60 यानी कि कंप्लीट जो कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर वो कितने डिग्री होता है, 360। उसमें से तो 360 का लगेगा भाग और थीटा जो कोण हमें दे रखा 60, 120 वगैरह उस हिसाब से। अब त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, और जो त्रिज्य खंड होता है उसमें ये जो चाप है यानी कि वृत्त की परिधि का जो भाग है उसकी लंबाई हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, तो इसकी तुलना करनी है परिधि से। परिधि जो होती है वो भी क्या है, परिधि में एक चक्कर होता है पूरा, तो उसमें बड़ा चाप, मतलब उसको हम चाप नहीं कहेंगे, चाप का मतलब टुकड़ा। तो वृत्त की जो परिधि है उसका सूत्र क्या होता है, उसका होता है 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई यानी कि हमें क्या करना है, किसी भी भाग की, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु बी हो, ये बिंदु हमारा हो गया बी, तो ये चाप, छोटा चाप, बड़े चाप, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा, जो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या है हमारा, 2 पाई आर गुणा, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया जाएगा, यहाँ पर भी हमें थीटा दिया जाएगा। तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि सूत्र किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर देखिए ये है 2, ये 360, 2 का लग जाएगा भाग, ये एक बार, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र। और चाप की लंबाई, लंबाई को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेंथ। तो इसको हम बड़े एल से भी दर्शाते हैं, कैपिटल एल। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई यानी कि एल बराबर पाई आर गुणा थीटा बटा 180, इस प्रकार से। और अगर इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में अगर हमें त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई दे रखी है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमारे पास इसका एक और सूत्र है, 1/2 एल गुणा आर, यानी जब हमें त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई दे रखी है। अब हम देखिए जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वृत्तखंड का मतलब क्या होता है। तो वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का कोई भाग, कोई टुकड़ा। तो वृत्तखंड ये हमारा है वृत्तखंड। खंड का मतलब होता है भाग, और वृत्त यानी वृत्त का भाग, वृत्त का टुकड़ा। अब मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं सुबह सुबह और कोई पास से कोई बिल्ली आई, कोई कुत्ता है, जानवर, हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटी तोड़ के दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो खंड है, वो वृत्तखंड है। तो यहाँ पर वृत्तखंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, छोटा या बड़ा। छोटे वाले को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला ये भी एक वृत्तखंड है, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का जो सूत्र है वो हमारा क्या है, वो हमारा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जो किसका था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आगे और जुड़ जाएगा थोड़ा सा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस प्रकार से। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।